ओके, सो लेक्चर 7 में से मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि 7 में हमने क्या क्या स्टडी किया था। सो बेसिकली 7 की बात करें तो हमने उसमें सेल और बैटरीज के बारे में बात किया था, और इन अदर वर्ड्स बात करें सो केमिकल इफेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी कि जो है केमिकल इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं जो करंट जनरेट करते हैं। तो सेल में हमने यही बात की थी कि ये जो सेल होता है हमारा, जो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, दोनों की बात करें तो दोनों में ही क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। या फिर सेकेंडरी सेल में बात करें तो सेकेंडरी सेल को रिचार्ज भी कर सकते हैं, मतलब वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने वर्किंग देखा था कि किस तरीके से एक जो प्राइमरी सेल है वो काम करता है। तो प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल था वोल्टाइक सेल, और वो हमने डिस्कस किया हुआ था कि वोल्टाइक सेल किस तरीके से काम होता है, कैसे एनोड और कैथोड होते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें। फिर हमने एक रियलिस्टिक फिगर भी देखा हुआ था कि रियल में किस तरीके से ड्राई सेल या वोल्टाइक सेल बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से सेल बनाए जाते हैं। फिर हमने सेकेंडरी सेल के लिए बात किया था जिसे हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, तो वो दोनों ही बातें उसमें होती हैं। और फिर हमने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में किस तरीके से टर्मिनल वोल्टेज लॉस होता है ओपन सर्किट में, वो सारी चीज़ें बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था यार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसा होता है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन सिर्फ कॉमन सेंस से भी बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन किसी ने डाउट पूछा हुआ था, सर अगर n सेल पॉजिटिव लगे हुए हैं तो ईएमएफ कितना आएगा। सपोज n सेल लगे हुए तो कितना आ जाएगा, n टाइम्स e। और सोचो मैं अगर एक सेल को रिवर्स कर दूं, मतलब इस सेल को मैंने उल्टा कर दिया, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो आपको लगेगा सर n e माइनस e हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है यार, थोड़ा ध्यान दो। सपोज 10 सेल थे और मैंने एक को इन्वर्स कर दिया, तो रिमेनिंग सेल तो 9 बचे ना, और एक उल्टा उनको अपोज करेगा, सो 9 माइनस 1 होगा ना, 10 माइनस 1 थोड़े होगा। सो इसका मतलब एन ई नहीं होगा, एक्चुअली n माइनस 1 बचे हैं और उनका अपोज कर रहा होगा एक ई। सो बेसिकली n माइनस 2 ई जितना अमाउंट आपको बचेगा। ऐसा डीसी पढ़ने में क्वेश्चन था। ओके, फिर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कैसे निकालते हैं, कैसे सारे छोटे छोटे बैटरीज को एक इक्विवेलेंट बैटरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा इतना रेयर ही यूज़ होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सिर्फ बेसिक्स हम एक फील रख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होते हैं। फिर हमने स्पेशल पॉइंट्स भी देखे थे और एक एक्चुअल बैटरी भी देखी थी मिक्स्ड ईएमएफ कैसे बनाते हैं, कैसे नंबर ऑफ सेल हम डिज़ाइन करते हैं। और फिर इस तरीके से एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चंस डीसी पांडे में है, तो आप इनमें से वो देख लेंगे, आपसे वो बन जाएंगे आई गेस, उनमें कुछ डाउट नहीं रहा होगा। सपोज एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, 300 वोल्ट का कैपेसिटर सॉरी बैटरी है 1 ओम रेजिस्टर के साथ, और हमें 1000 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि सर 300 का है तो हमने 3 यूज कर लिए एक ब्रांच में, नहीं। अगर 3 यूज करोगे तो बैटरी खराब हो जाएगी ना, बिकॉज हमें मिनिमम 1000 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमम कितने चाहिए, 4 चाहिए, और 1000 नहीं, वो सीधा बनेगी 1200 वोल्ट की। तो इस तरीके से भी हम चीज़ें थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ऐसा सेम सिमिलर क्वेश्चन कैपेसिटर में भी देखने को हमें मिलता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, सो आज जो हमें डिस्कस करना था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, शेल एंड बैटरी कैसे काम करता है। आज हमें एक्चुअल लॉज के बारे में बात करना है। सो केमिकल ओके, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो प्रोसेस होती है, जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि यार ये जो है हमारे एक इलेक्ट्रोलाइट है,
और उस पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखे हुए हैं और फिर हमने जैसे ही बताया कि इनको एक वायर से जैसे ही कनेक्ट करते हैं किसी अप्लायंस के थ्रू, ठीक है, या कुछ भी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, तो इन दोनों में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट होने लगता है और डिपॉजिट होने लगता है कैथोड से एनोड की तरफ में। ये हमने चीज नोटिस की। सो ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, तो ये जो डिसोसिएशन की प्रोसेस है, लाइक जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था H2SO4 जो लेड आयन बैटरी थी, तो उसमें हमने बात की थी कि H2SO4 हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जो डिसोसिएट होता है अपने आयंस में H प्लस और SO4 माइनस में, -2 में। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले देखो यार, ये प्रोसेस क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलिसिस? बहुत ही सिंपल है यार, केमिस्ट्री में भी Electrolyte पढ़ा is होगा। the या electrolyte is the solution and electrolysis is actually the process. okay, so the process, but which process it is, means what is happening in this process? Breaking of molecules into ions. Okay, very good. So basically it is like dissociation of this material, this liquid, into its ion. So electrolyte, you can say it is a type of material which dissociate into its ion. Okay, and the process is known as electrolysis. तो हमें अभी इलेक्ट्रोलिसिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस में। सो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारे ये दो मैंने लिखे हुए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोलिसिस जो हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक टाइप का मटेरियल है या लिक्विड है जो कि डिसोसिएट होता है, हम बोल सकते हैं। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द लिक्विड which dissociates into ion. ओके, सो ये जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस के डिसोसिएशन की प्रोसेस है, इससे रिलेटेड फैराडेज के 2 लॉ हैं। सो फैराडे, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। अच्छा, तो रिसेंटली कहाँ पे सुना है आपने फैराडे? रिसेंटली आपने सुना है या नहीं फैराडे? साइंटिस्ट का नेम है। कैपेसिटर्स में सुना। वेरी गुड। जो कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, वो यही होता है, ठीक है। इसी फैराड के थ्रू जो है, फैराड ने ही दिया हुआ है वो नेम, उन्हीं के नेम पर यूनिट है उसका। तो फैराडे के एक तो कैपेसिटर हो गया, दूसरा हमें इलेक्ट्रोलिसिस में मिलता है, और तीसरा हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्लास 10th में था, किसी को याद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? हाँ सर। बताएं। Sir, when current goes through a wire, magnetic field is generated around it. ओके, दैट इज नॉट द लॉ ऑफ फैराडे, वो फैराडे लॉ नहीं है यार, कुछ और बताएं। दैट इज जस्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10th में था यार। कोई और बताओ फैराडे लॉ। लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो तो आंसर कैलकुलेट करने के लिए है कि डायरेक्शन कैसे आएगी। फैराडे लॉ है क्या एक्चुअली?
फैराडे लॉ किन चीजों को रिलेट करता है? Sir, direction of force, magnetic field and current वेरी perpendicular to गुड. each other. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इनको रिलेट करने के लिए फैराडेज लॉ होता है. कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेना है, हम फिर से रीड करेंगे. क्लास 12th में हमारे पूरा चैप्टर है तो फैराडे के लॉ हम फिर से रीड करेंगे, बट अभी हमें देखना है फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस क्या है. सो लेट्स सी फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. फैराडेज लॉ, ये कंफ्यूज मत होना, ईएमआई के लिए डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट है. मैं बताता हूँ फर्स्ट लॉ, देखिए. ओके, सो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, मैंने क्या बताया कि ये डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट और जो है इनके तरफ जाने लगता है. किसके तरफ? इलेक्ट्रोड्स के तरफ. तो जब भी हम करंट पास करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन क्या होने लगते हैं? एक्यूमुलेट होने लगते हैं. ठीक है, और क्या होता है, ये जैसे ही आयन इसके पास जाते हैं तो अगर ये आयनिक फॉर्म में, जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ था लेक्चर 7 में, बताया हुआ था कि कॉपर, और हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 7 पे एकदम स्टार्टिंग में. ओके, सो इसमें हमने बात किया था कि जिंक और कॉपर का हमने जो कॉम्बिनेशन लिया था, तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है तो जिंक आयन कन्वर्ट हो जाता है एटम में. सो बेसिकली एक जगह पे कुछ ऑक्सीडेशन होता है और एक जगह पे रिडक्शन प्रोसेस होती है, और जो मटेरियल है वो डिसोसिएट होने लगता है. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर डिसोसिएट हुआ और यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया. ठीक है, सो फैराडे का जो लॉ है वो इसीलिए कि कितना मटेरियल डिसोसिएट होगा वो फैराडे ने बताया. तो फर्स्ट लॉ में बेसिकली उसने क्या बताया, द मास accumulated or liberated, mass accumulated or liberated at an electrode is proportional to okay, so this is proportional to the amount of charge passing through it. So is proportional to the amount of charge passed. तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कुछ इस तरीके से है, और मास प्रोपोर्शनल टू क्या है? चार्ज है. और हमें पता है फिजिक्स में अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज जेड. ठीक है, और अगर क्यू को बोलूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, पता है आप क्यू बाई टी लिख सकते हैं. सो यहाँ से मैं ये चीज कर सकता हूँ कि क्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ आई इंटू टी. सो आई कैन राइट इट जेड आई इंटू टी. सो बेसिकली ये हमारा बन जाता है फर्स्ट लॉ. ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि Z क्या है. तो Z यार फैराडे ने डिफाइन किया हुआ है, हमने नहीं. फैराडे ने एज्यूम किया हुआ है ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो इसका नेम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब ECE लिख सकते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अच्छा, कोई बताए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देख के बताएं, इस फॉर्मूले से देख के बताएं यूनिट क्या हो जाएगा. kg per coulomb. ओके, वेरी गुड, kg पर कूलम. बहुत ही सिंपल है, इसका यूनिट हो जाएगा kg पर कूलम. ओके, सो फर्स्ट लॉ में किसी को डाउट है तो बताओ. फैराडेज फर्स्ट लॉ याद हुआ? हाँ ओके, सिर्फ बहुत ही सिंपल है यार, मास, करंट और टाइम वगैरह देखना होता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता. डन. चले सेकेंड लॉ देखते हैं.
ओके, तो सेकेंड लॉ जैसे इसमें बताया गया है इलेक्ट्रोड पे कितना एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट पे कितना डिसोसिएशन होगा। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ किस पे, इलेक्ट्रोड पे, और जो सेकेंड लॉ है वो है इलेक्ट्रोलाइट पे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट पे तो दोनों चीजें होने वाली हैं, प्लस भी होने वाला है और SO4-2 मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे दोनों चीजें हो सकती हैं। सो थोड़ा सा ध्यान दें कि इलेक्ट्रोलाइट पे कंपेयर वाला रिलेशन दिया गया है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो ऑल राइट, द मास लिबरेटेड और एक्यूमुलेटेड, और जस्ट ये डिसोसिएट हो रहा है तो लिबरेटेड ही होगा फिर इस केस में। तो द मास लिबरेटेड at an electrolyte so mass liberated at an electrolyte is proportional to the इक्विवेलेंट वेट। कोई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताए। इक्विवेलेंट वेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? Number of molecular weight by Z factor. ओके, सो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी, यही होता है ना? हाँ ओके, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी, जो उसका आयनिक फॉर्मेट में रहेगा वैलेंसी। सो द मास लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, वैलेंट वेट ऑफ द आयन और सब्सटेंस। कुछ भी हो, आयन हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इक्विवेलेंट वेट को एक और नेम यूज करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये लॉ लिखने से पहले ये चीज लिख दूं, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, सो इसको बेसिकली जो इक्विवेलेंट वेट है उसको हम एक और नेम से बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसे। सो बिकॉज यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यूज किया हुआ है, करंट पास करके जो इलेक्ट्रोड पे पार्ट आया, इसको हम बोलते हैं सिर्फ केमिकल इक्विवेलेंट। सो इसे चाहिए तो हम इसको बोल सकते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्लियर होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मास ओवर, सॉरी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ओवर वैलेंसी। तो इस पैटर्न में हम उसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमने बात किया, वैसे सेकेंड लॉ है कि वो जो मास ऑफ आयन लिबरेटेड होगा वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के, इक्विवेलेंट वेट के, W हमने लिख लिया इक्विवेलेंट वेट। कुछ लोग इसको E भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पर, E का मतलब यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इसका मतलब है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। सो बेसिकली हम इसे कंपैरिजन में भी ले सकते हैं। सो कंपैरिजन में मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज वहां पर दोनों टाइप के आयन होंगे। सो हम लिख सकते हैं दोनों का इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसके बेसिस पर डिसोसिएशन होगा कि कितना पार्ट डिसोसिएट होगा कौन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बन जाता है। सपोज H2SO4 है और उसमें पूछा गया कितना H+ डिसोसिएट होगा, कितना SO4 होगा, उनका मासेस कितना होगा, तो वो आप जस्ट उनके इक्विवेलेंट वेट से चेक कर सकते हैं। दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, दो लॉज थे, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। ओके, अब दोनों को अगर हम मिक्स करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ओके, तो दोनों को अगर हम मिक्स करें तो उस पे देखें, ये प्रोपोर्शनल, अगर मैं चार्ज सेम दे रहा हूं तो Z पे डिपेंड करेगा,
सो फॉर सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर मैं बात करूं कि करंट दोनों में सेम है, तो मैं लिख सकता हूं दैट M1 by M2 इज Z1 by Z2 and M1 by M2 is also from both law I'm writing E1 by E2. ओके, सो इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर में क्या मिलेगा दैट Z1 by Z2, मतलब इसको कंपेयर करते हैं, सो बेसिकली लेट्स से E को पहले लिखेंगे E1 by E2 इज Z1 by Z2, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं E1 by Z1 इज इक्वल टू E2 by Z2, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ दैट E by Z इज कांस्टेंट। अच्छा, यहीं से Z की कैलकुलेशन होती है, क्यों? अभी समझो कि Z आपको देखो पहले Z कुछ बताया गया क्या? नहीं, आपने केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा कि अरे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये नहीं पढ़ा होगा। आप E निकाल सकते हो मास और वैलेंसी करके, ठीक है, लेकिन आप Z नहीं निकाल सकते हो। तो फैराडे ने दोनों लॉज को कंपेयर किया और जब बहुत सारे मेटल्स के लिए ट्रायल किया, बहुत सारे मेटल के लिए ट्रायल किया और देखा तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको उसने बोला फैराडे कांस्टेंट। तो बेसिकली फैराडे ने E by Z की वैल्यू को एक कांस्टेंट बोला F, okay, where F is Faraday constant. So where F is Faraday constant. और उसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखी सारे मेटल्स के लिए। F की जो वैल्यू होती है वो होती है, ओके, सो 96,500 रहती है कहीं पे भी, दिस मच ऑफ कूलाम पर इक्विवेलेंट। ओके, सो बेसिकली F की वैल्यू आपको हर बार पता है, अगर कभी भी एग्जाम में Z की वैल्यू चाहिए, सो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, देन Z विल बी 96,500 into E, क्लियर? तो Z इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। फैराडेज लॉ में देखें, फैराडेज फर्स्ट लॉ ओके है सबको, M इज प्रोपोर्शनल टू ZIT, ठीक है, फर्स्ट लॉ इज M इज प्रोपोर्शनल टू ZIT, ये इलेक्ट्रोड पे है। दूसरा लॉ रिलेटेड है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट मासेस किस पार्ट में डिसोसिएट होंगे, तो वो डिसोसिएट होंगे अपने इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मेट में। फिर हमने दोनों को रिलेट किया और ये बताया कि जो E और Z होता है, इक्विवेलेंट वेट और EC, वो दोनों रिलेटेड होते हैं फैराडे कांस्टेंट से, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए कभी भी Z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Z आ गया तो फिर हमारा करंट वगैरह सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये फैराडे के दोनों लॉज हैं। किसी को इनमें डाउट है तो बताओ, अदरवाइज विल सी सम एग्जांपल। That Z is equal to E by F होगा ना? हाँ सर। सर Okay, sorry, my mistake. Z will be E by F, sorry. So let's see, it will be E by this much. Okay, ठीक है, ये ओके है। इसमें अभी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नहीं। सॉल्विंग दे, ओके, so let's see some example then.
ओके, तो यार दो क्वेश्चन दिए हैं, एक में मैंने टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, और दूसरे में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा। तो यार देखो, ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन कितना लिबरेट हुआ पता है, हाइड्रोजन चाहिए। मतलब कौन सा लॉ यूज करना है, सेकेंड लॉ, बिकॉज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर ये सब कहाँ से निकलने वाले हैं, H2SO4 में से निकलने वाले हैं। तो तुरंत कंपेयर करके पहले सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। सब लोग पहले सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे कि हाउ मच हाइड्रोजन विल लिबरेट इन द सेम प्रोसेस। ओके, तो बताओ यार, किसी को ये पार्ट समझने में डाउट हुआ क्या, पहला वाला पार्ट, कि यार कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सेम टाइम पे लिबरेट होने वाला है। किसी को अगर इस पार्ट में डाउट है तो बता दे, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। हमने दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी निकाल लिया, ऑक्सीजन का भी निकाल लिया, हमने दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। अब हमें चाहिए था कि सेम उसमें कितना लिबरेट होगा। तो ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम है तो हमें चेक करना है कि हाइड्रोजन कितना होगा। सो आई कैन राइट मास ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1 ग्राम is equal to E of hydrogen that is 1 divided by E of this it is 8। so इसका मतलब कितना आ जाएगा, L से mass of hydrogen liberated will be 1/8 gram। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया। ये इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, जस्ट मैंने ये फील करने के लिए आपको बताया कि कैसे आप निकाल सकते हो कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करें, जल्दी से टाइम फाइंड करें। एवरीवन सॉल्व द टाइम। टाइम फाइंड करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, z चाहिए होता है तो फिर आपको आ जाएगा वो। सो लिख लेते हैं थोड़ा सा, यूजिंग फर्स्ट लॉ। ओके, यूजिंग फर्स्ट लॉ में क्या था कि जो मास लिबरेटेड है वो डिपेंड करता है जेड आई टी पे। सो इसका मतलब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा M ऑफ ऑक्सीजन Z ऑफ ऑक्सीजन अपॉन I, ये हो जाएगा टाइम। अभी देखो यार, Z निकालना है तो यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। Z का हमने बताया हुआ था कि Z कैसे निकाल सकते हैं E। सो Z ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, सो E ऑफ ऑक्सीजन अपॉन दिस वैल्यू। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसका Z। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यार, वैल्यू रख देते हैं। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट है 1 ग्राम, जेड की वैल्यू है कितनी, ई नॉट बाई दिस। सो सीधा ही सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एम नॉट इंटू 96500 डिवाइडेड बाई ई नॉट इंटू आई। ठीक है, ये फाइनली आ जाएगा। सो बेसिकली आपको दिखेगा, सॉल्विंग में देखें, ये दिखेगा 1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई इसका ई नॉट कितना है, ई नॉट आया था, सॉरी ई ऑक्सीजन का आया था 8 इंटू करंट है 2। इसे सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में टाइम हमारा हो जाएगा। किसी ने डिवाइड किया, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 603 1.25. ओके 603.25 सेकंड्स। ओके, तो नियरली अगर हम कन्वर्ट करें, ओके 3 hours 20 minutes nearly. नियरली 3 hours 20 मिनट। नहीं सर 1.675 hours। हाँ ओके बेटा जयंत, ये आंसर कहाँ से पाए हो, जल्दी से बता दो। 3 hour सर 20। डिवाइड किया। अरे डिवाइड करोगे तो 3600 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स से ज्यादा जाएगा क्या, 3600 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा ना। हाँ सर वो गलती से आंसर आना चाहिए। 360 से किया। 360 से भी करोगे तब भी ये नहीं आएगा। देखना पड़ेगा सर आप ही। हाँ देखना नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव गॉट दिस आंसर फ्रॉम समवेयर। नो सर। हाँ, डू नॉट ट्राई टू ट्रिक मी, ओके। नो मुझे नो याद नो रहते सर। हैं कि ऐसे आंसर्स कहाँ पे आ रहे हैं, मुझे पता है कि ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पर दिया हुआ है, सेम कूलम्ब्स लॉ का, और उसमें आंसर आ रहा है 3 hour 20 मिनट। पता है 3 नहीं hour सर। 20 मिनट, नो प्रॉब्लम, इट्स नो प्रॉब्लम। मुझे पता है 3 hour 20 मिनट कब आएगा, जब इस 2 के जगह पर 1 रख दो आप। ट्राई इट, आंसर विल बी 3 hour 20 मिनट। कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, दूसरा तो अभी मेन पॉइंट था हमें कि सीखना है यार चीजें, कि किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों लॉज को हम काम में लेके आ सकते हैं। तो ये पार्ट था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अभी किसी को केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में फैराडेज लॉ से कुछ डाउट है तो बताएं। फैराडेज लॉज में किसी को डाउट है क्या, कुछ बता सकते हो। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अगर डिस्कस करें, सो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ। याद है किसी को जूल्स लॉ, हाँ सर। बताएं हीटिंग के लिए जूल्स हीटिंग क्या होती है। H is equals to I square RT। ओके वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली ये जूल्स लॉ है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, बट हमें थोड़ा सा अभी ज़्यादा डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए मैं थोड़े से यहाँ पर बात करता हूँ। 4 साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो 4 साइंटिस्ट हैं जिनका हमें आपको नेम याद रखना है और उनका प्रॉपर डिटेल याद रखना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है एक्चुअली। ठीक है, क्या उन सब ने डिफरेंटली कहा हुआ है। तो मैं नेम लिखता हूँ। फर्स्ट वन इज सीबेक, ओके, नंबर वाइज डाल के कर देता हूँ मैं। फर्स्ट वन इज सीबेक, सेकेंड वन इज पेल्टियर, थर्ड वन इज जूल, and fourth one is Thomson. ओके, सो बेसिकली इन चारों का कंट्रीब्यूशन हमें देखना होता है हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, जूल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। ठीक है, तो जूल की टेंशन नहीं लेना है, जूल हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूल हीटिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज 3। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बाद में आराम से बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो ईयर वाइज है, लाइक जो सीबेक ने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था वो था नियरली 1826 में,
उसके बाद पेल्टियर ने बताया था 1834 में, जूल्स ने बताया 1840 के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली ट्रू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स इन लोगों ने पब्लिश किए और उसके बाद सबकी बात हुई। ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट एक सीक्वेंस समझा रहे हैं हम कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन किसके लिए हुआ। ठीक है, एक अच्छी बात है जेई एडवांस में ये 3 नहीं है, जेई एडवांस में ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, बट मेन में है और नीट के लिए भी है। सो बेसिकली नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये 3 नेम, इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। सो थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझना है कि डिफरेंस क्या है तीनों में और तीनों ने किस चीज के बारे में एक्चुअली आपको बताया। तो चलो डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सीबेक से। ओके, सीबेक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। पहले सीबेक इफेक्ट में क्या बताया, क्या ऑब्जर्व किया एक्चुअली सीबेक ने, वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसी का भी इफेक्ट हो, सीबेक हो, पेल्टियर हो, जूल हो, थॉमसन हो, किसी का भी इफेक्ट समझने से पहले हमें कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट लिखने से पहले मैं पहले कॉमन सेंस लगाता हूँ। वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, नंबर 1, सपोज हम एक मेटल ले रहे हैं, मेटल ए, मेटल ए, कोई एक मेटल ए है, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स से ये मैंने मेटल ड्रॉ किया और मैंने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लेट्स से नोटिस की, सो लेट्स से हमें कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिली हुई है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मैंने जस्ट नॉर्मली आपको शो किया हुआ है। लेट्स से ये है एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक, बट लेट्स से मैं एक मेटल बी यूज कर रहा हूं, कुछ भी हो सकती है, लेट्स से ये आयरन है और लेट्स से ये कॉपर है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने जस्ट 2 कोई मेटल ले लिए हैं। तो अभी सिचुएशन में ये बता रहा हूं कि आपको पता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बताओ इलेक्ट्रॉन पास आएंगे या दूर जाएंगे? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दूर जाएंगे, वेरी क्लियर, दूर जाएंगे। तो ये सबको पता होता है कि यार टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। ठीक है, बट एक चीज जो नहीं पता थी, जो सीबेक ने नोटिस किया फर्स्ट टाइम, क्या कि डिफरेंट मेटल में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर अलग रहता है। मतलब सोचो मैं बोलता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस में आयरन और कॉपर, क्या दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? नहीं होगी, सेम नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि आयरन एकदम अलग चीज है, कॉपर एकदम अलग चीज है। Am I clear to everyone? हाँ ये सब हाँ सर। क्योंकि अगर आपने बेसिक अभी नहीं समझा ना, मैं बता रहा हूँ किसी बुक में नहीं इस तरह दिया होता है, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि सीबेक, पेल्टियर, इन सब में डिफरेंस क्या है। सब ने एक ही बात बोली है, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं समझा रहा हूँ अच्छे से कि मेटल टू मेटल भी फर्क पड़ता है। एक सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट मेटल का लैटिस जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब मैंने अगर एक रैंडमली मेटल 2 बनाई हुई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो डिफरेंट हो सकती है। सपोज कुछ बहुत दूर दूर है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट टाइम सीबेक ने नोटिस किया कि यार सेम टेम्परेचर पर दोनों मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। समझ आया सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये कि अच्छा ये जो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, सीबेक ने ये नहीं नोटिस किया, सीबेक ने ये नोटिस नहीं किया, ये नोटिस किया पेल्टियर और थॉमसन ने। सीबेक ने सिर्फ रिजल्ट देखा,
मतलब ये कुछ ऐसा है कि सीबेक ने क्या किया, 2-3 चीजों को मिला दिया और आंसर आ गया उसका। उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट आ गया आंसर। ठीक है, सो रिजल्ट जो था वो ऑब्जर्व किया था सीबेक ने, बट ये जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ ये बाद में पेल्टियर और थॉमसन ने दिया था। बट पहले ये सिनेरियो समझ लेते हैं पूरा कि एक्चुअली हो क्या रहा था। ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस पर ये डिफरेंट होगा। अब मैं बात करता हूँ एक थर्ड सिनेरियो, क्या, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, सो एट डिफरेंट टेम्परेचर मतलब लेट्स से हमने सेम ऐसे ही एक मेटल लिया, कोई सा भी मेटल है, हमें नहीं पता ये भी क्या है, बट अगर हम इस एंड की बात करें तो इसका टेम्परेचर है, लेट्स से टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस, और लेट्स से इस एंड का टेम्परेचर हमने कर दिया T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमने कंसिडर किया है कि T1 ज्यादा है T2 से, तो बताओ क्या सिनेरियो होगा। डेंसिटी कुछ इस तरीके से दिखेगी, देखें T1 अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबको समझ में आया? हाँ बिकॉज T2 कम है तो T2 के तरफ आपको बहुत ही क्लोज दिखेगा, जबकि T1 के तरफ बहुत ही दूर दूर दिखेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा सिनेरियो होता है कि टेम्परेचर का और डिफरेंट मेटल का क्या क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब समझेंगे सिनेरियो, अब समझेंगे। सोचो अगर मैं 2 डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, सो लेट्स से ये एक मेटल है और ये एक मेटल है। ओके, सो बेसिकली 2 डिफरेंट मेटल को हमने ज्वाइन कर दिया। अब बताओ क्या सिचुएशन होगी। सपोज मैंने यहाँ का टेम्परेचर रखा है T1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस रखा है। अच्छा, अब बताओ क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। सिचुएशन ये होने वाली है कि अगर ये एक मेटल ए है और ये कोई मेटल बी है, तो आपको सबसे पहली क्या फीलिंग देखने को मिलेगी कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है सेम टेम्परेचर पर, नोटिस करना सेम टेम्परेचर पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, डेंसिटी कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेटल। ये समझ आया सबको? अच्छा, सेम सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। सो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया सबको कि यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सेम चीज यहाँ पर भी जनरेट होने वाली है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों जनरेट होने वाली है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है। इतना सबको समझ आया क्या? ये कौन सा सिनेरियो है? ये सिनेरियो ये दोनों वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्लियर? ये सबको क्लियर है? ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसने बताया? एक्चुअली ये बताया आपके पेल्टियर ने। सो यहाँ पर मैं नेम आउट करता हूँ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको बताया पेल्टियर ने। ठीक है, सो ये बेसिकली पेल्टियर ने बताया। कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस? 2 डिफरेंट मेटल पे सेम टेम्परेचर पे क्या सिनेरियो होने वाला है। डन? अच्छा, फिर इसके बाद देखो एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्या? ये वाला केस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो भी तो डेंसिटी चेंज हो जा रही होगी ना। मतलब ये टेम्परेचर अलग है, ये टेम्परेचर अलग है। सपोज मैं इसको हॉट कर देता हूँ और इसको कोल्ड कर दूं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। ठीक है,
सो लेट्स से मैं कुछ ऐसा सिनेरियो कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हॉट एंड और इसको कर देता हूँ कोल्ड। सो इसका मतलब क्या सिनेरियो हो जाएगा, ये वाला सिनेरियो हो जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो ये जो टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है इनका और इन दोनों के टेम्परेचर के वजह से यहाँ पर भी एक नया पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये आपके थॉमसन ने बताया हुआ है। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसने बताया हुआ है, थॉमसन ने। ओके, तो ये अभी सबको क्लियर है। पहले बताओ पेल्टियर और थॉमसन ने दोनों ने क्या बताया, ये सबको क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, अब एक्चुअल में पता है हुआ क्या, हुआ ये कि इन दोनों ने एक्सप्लेनेशन दिया बाद में। ये सेम फिनोमिना ऑब्जर्व कर ली थी किसने, सीबेक ने। सो सीबेक ने ये फिनोमिना ऑब्जर्व कर ली थी, तो बेसिकली जो सीबेक इफेक्ट है वो इन दोनों का समेशन है। ठीक है, सो आई विल से कि ये जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है ये समेशन है किसका, सीबेक का। तो इसका मतलब I'll write कि एक्चुअल में Seebeck effect is summation of both Peltier effect plus Thomson effect. ओके, तो बताओ यार ये अभी क्लियर है, किसी को इसमें कुछ डाउट है कि यार सीबेक इफेक्ट क्या है और कैसे काम किया है, पेल्टियर इफेक्ट क्या है कैसे काम किया है, ओके है सबको। हाँ। ओके, तो चले, तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें मैंने क्लियर की हैं कि यार पेल्टियर इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है, दोनों को मिला के सीबेक इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। सर्किट में क्या जनरेट हो जाने वाली है, करंट। Current. सो बेसिकली करंट को ही मेजर किया हुआ है सीबेक ने, कि उसने उसे पता नहीं था ज्यादा कि क्या प्रोसेस हो रहा है, बस उसने ये ऑब्जर्व किया डिफरेंट मेटल्स को और पूरा एकदम कैलकुलेशन की, पूरा एफर्ट लगाया और रिजल्ट निकाल के पूरा एकदम रखा हुआ है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीबेक इफेक्ट। ओके, तो सीबेक इफेक्ट देख लेते हैं। चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सीबेक इफेक्ट क्या बताया सीबेक ने बताया कि अगर हम दो मेटल्स को ले लेते हैं, सो लेट्स से ये दो मेटल्स को हम यहाँ पे बना लेते हैं यार। ओके, सो सीबेक ने बेसिकली बताया कि अगर हम दो मेटल्स को ले लेते हैं, दो डिफरेंट मेटल को ले लेते हैं और उसके ये जो एंड है, ठीक है, ये जो जंक्शन है, ये इस जंक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर पे रख देते हैं, मतलब लेट्स से इस एंड को हम रख देते हैं क्या, हॉट, हॉट एंड। ठीक है, और इस एंड को रख देते हैं कोल्ड एंड, और कोल्ड जंक्शन बोलते हैं। सो लेट्स से कोल्ड जंक्शन कर देते हैं इसे और इसे हॉट जंक्शन कर देते हैं। तो सीबेक ने क्या बताया कि अगर ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे कुछ भी करके हीट कर रहे हैं, लेट्स से नीचे से वाटर में रख के हीट कर रहे हैं, और इस वाले सेक्शन को हम, इस वाले जंक्शन को हम कोल्ड रखे हुए आइस में लेट्स से रख दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सीबेक ने एक सीरीज दी है, वो सीरीज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा।
ओके, तो बात करें हम कि सीबेक ने पूरा एफर्ट पूरा करके रखा हुआ है। सीबेक ने एक सीरीज दी हुई है मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स की सीरीज दी हुई है, ये टॉप है ये बॉटम है, ठीक है, तो ये अपना टॉप है और ये बॉटम है। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर टॉप बॉटम तो पता ही है हमें, क्यों लिख रहे हो? देखो यार इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, लेट्स से मैं हाईलाइट करता हूँ, हम ले लेते हैं आयरन को, ठीक है, सो लेट्स से ये वाली जो रॉड है ये अपन कर देते हैं आयरन को, और ये जो दूसरा वाला मेटल है वो ले लेते हैं लेट्स से कॉपर। अब सोच रहे हो सर आयरन कॉपर क्यों लिया? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है, सो आयरन और कॉपर हमने क्यों चूज किया? बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है। सो इसको हमने किया हुआ है आयरन और इसको किया हुआ है कॉपर, ठीक। अब सीबेक ने ये बताया कि जब भी कभी एक दो मेटल्स को, दो डिफरेंट मेटल्स को, कुछ मेटल्स उसने स्पेसिफाई की हैं। अच्छा एक चीज और, डिफरेंट बुक में डिफरेंट होती है, ये चीज थोड़ा याद रखना, डिफरेंट बुक में बहुत सारे मेटल्स दिए होंगे, तो सीबेक ने ऐसे बहुत सारे मेटल किए हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो टेंशन नहीं लेना कि सर बोल दो कि सर बीच में यहाँ पर कॉन्स्टेंटेन भी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों क्लियर है कि सबसे टॉप पे एंटीमनी होता है और सबसे बॉटम पे बिस्मथ होता है। अच्छा, तो लेट्स से हमने आयरन और कॉपर ले लिया है, तो सीबेक ने ये बताया कि अगर आपने ऐसे कोई भी दो मेटल ले लिए जो सीक्वेंस सीबेक ने दिया हुआ है, तो मतलब इनकी डेंसिटी क्या होगी? ये सेम टेम्परेचर पर डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर होने पे भी डेंसिटी बदल जाती है। तो जो पेल्टियर और थॉमसन के जो हमने इफेक्ट देखे थे वो एक साथ सीबेक ने ये देख के बताया कि जब भी एक टेम्परेचर को हॉट रखते हैं और एक को कोल्ड रखते हैं, इस सर्किट में सडनली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब इस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उसके वजह से इस सर्किट में क्या होती है? करंट स्टार्ट हो जाती है। तो सीबेक ने ये बताया कि करंट की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी दो मेटल को डिफरेंट टेम्परेचर पर, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, दो डिफरेंट मेटल को दो डिफरेंट जंक्शन पे कनेक्ट करके रखते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के साथ रखते हैं, तो उन पे एक करंट फ्लो होने लगती है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, क्लियर? उस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे देखते हैं, लिखें, मतलब समझे यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट is, so the direction of current is from iron to copper, ठीक है, from iron to copper मतलब कि is from top metal to bottom metal, टॉप मेटल टू बॉटम मेटल एट, और रिमेंबर मैं इसको एकदम हाईलाइट कर दूंगा, एट कोल्ड जंक्शन। तो ये करंट आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स, उनसे पूछा जाता है इस तरीके का जंक्शन देके, इस टाइप का जंक्शन देके पूछा जाता है कि करंट किस तरफ होगी, तो देखो क्या होगी, करंट टॉप मेटल से बॉटम मेटल की तरफ रहेगी, कहाँ पर? एट कोल्ड जंक्शन। तो चलो देखें, कोल्ड जंक्शन कहाँ है? ये कोल्ड जंक्शन है, टॉप मेटल क्या है? आयरन है, बॉटम मेटल क्या है? कॉपर। सो कहाँ से करंट रहेगी? आयरन टू कॉपर रहेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर करंट देखूंगा, सो यहाँ पर करंट दिखेगी आपको इस तरीके की, मतलब क्लॉकवाइज दिखेगी, क्यों? क्योंकि टॉप मेटल कौन है? आयरन, आयरन की तरफ से आएगी और किस तरफ जाएगी? कॉपर की तरफ। बट कहाँ पर? कोल्ड जंक्शन पे चेक करना है। अगर आपने हॉट में देखा और आयरन से कॉपर किया, सो हॉट में अगर आयरन से कॉपर किया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ना, सो गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको केयरफुल रहना है कि ये जो टॉप टू बॉटम मेटल है ये डिफाइन है कोल्ड जंक्शन पे, कि कोल्ड वाले जंक्शन पर करंट कैसी रहेगी। तो पहले बता, सीबेक इफेक्ट सबको समझ आया?
सीबेक इफेक्ट ने ये बताया कि कुछ मेटल्स हैं उन्हें अगर वेल्ड कर दें हम दो डिफरेंट जंक्शन पर और उनके टेम्परेचर डिफरेंट रखें तो उनमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाती है। बता किसी को सीबेक इफेक्ट में डाउट? नहीं सर। नहीं ओके सर। ओके गुड। तो देख लेते हैं कि ये जो ईएमएफ है, ये जो हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये किस तरीके से बदल सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मेटल की सीरीज है ना, इस सीरीज को थर्मोकपल भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसको मैं नेम भी दे देता हूँ, कभी कभी डायरेक्टली नेम वाइज ही आ जाता है। इस चीज को जो बोलते हैं ये बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल, और ये हमारा थर्मोकपल किस टाइप का है? ये है आयरन कॉपर का थर्मोकपल है। ठीक है, तो डिफरेंट थर्मोकपल के लिए डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। ये हमने आयरन कॉपर का एक थर्मोकपल लिया हुआ है जिसपे करंट इस तरीके से जनरेट हो रही है। अब बात कर रहे थे हम ईएमएफ की, कि ये जो थर्मो ईएमएफ आता है वो किस तरीके से वेरिएट करता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ। ओके, सो वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ देखें। सपोज मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, सपोज कोल्ड जंक्शन जीरो नहीं लिख देते, चलो ठीक है लिख देते, कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर जो है उसको हम लिख रहे हैं TC। ठीक है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो है TC डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हॉट का जो टेम्परेचर है, हॉट जंक्शन, वो हम लिख रहे हैं सिर्फ T। तो अगर हम कोल्ड को फिक्स रखें और हॉट को बढ़ाते जाएं तो देखें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो जो वेरिएशन ऑफ ईएमएफ आपको देखने को मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ओके, सो बेसिकली आपको ईएमएफ जो मिलता है वो इस तरीके का वेरिएट मिलता है जब हम टी की वैल्यू चेंज करते हैं। ओके, अच्छा, तो टी का देखो तब तक कोई भी ईएमएफ नहीं मिलेगा जब तक टी की वैल्यू मतलब हॉट टेम्परेचर की वैल्यू अगर कोल्ड जितनी है, मतलब दोनों लेट्स से 10 डिग्री पर है तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, उसके पहले कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो बेसिकली इस टेम्परेचर को अगर मैं बात करूं कि ये कोल्ड का टेम्परेचर है, तो कोल्ड का टेम्परेचर है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हॉट का, इसका, तो ईएमएफ क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो कुछ पैटर्न में लिख देता हूं कि एज टी इंक्रीजेस ईएमएफ इंक्रीजेस बट at some temperature, there is some temperature, this is called Tn। जो ईएमएफ होता है वो मैक्स होता है, इससे ज्यादा ईएमएफ पॉसिबल ही नहीं है उस थर्मोकपल से। एज टी इंक्रीजेज ई इंक्रीजेज बट एट Tn, मतलब एट अ टेम्परेचर E is max and after that again it decreases. So after that as T increases EMF decrease करता है। तो ये पूरी सिनेरियो हो गई कि यार फिर एक टाइम के बाद EMF वापस से वहीं पर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड TI। ठीक है, तो इनके नेम लिख देते हैं। ये जो TN है, TN इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो TN है इसको बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। ओके,
ये जो टी आई है ये बहुत ही एक स्पेसिफिक नेम है। अगर हम टी आई की बात करें, बहुत ही स्पेसिफिक नेम है। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर हम बात करें कि यार ये एक्चुअली इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, देखो इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ाते जाओगे, तो लेट्स से ये थर्मोकपल है, ठीक है, और करंट इस तरीके से जा रही है, तो ईएमएफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम के बाद ईएमएफ मैक्स होगा, फिर ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बिकॉज फिर जीरो पहुंच गया, तो अब ईएमएफ किस तरफ होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। नेगेटिव मतलब क्या है, डायरेक्शन बदल गई बस। और भाई प्लस 10 वोल्ट की बैटरी और माइनस 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब सिर्फ इतना है, दोनों 10 वोल्ट है, कनेक्टेड डिफरेंट है। ठीक है, सो प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट से कुछ फर्क नहीं है, फर्क ये है कि कनेक्टेड डिफरेंट है। सो ईएमएफ अगर कम होते होते नेगेटिव हो गया, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अभी सबको मीनिंग समझ में आया कि यार इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या है? किसी को हाँ इन्वर्जन टेम्परेचर में डाउट है? ओके, तो मैं ये कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, कुछ डेफिनेशन वाइज क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, फॉर्मूले वाइज थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। देखें, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, टी एन, और न्यूट्रल टेम्परेचर। तो न्यूट्रल टेम्परेचर टी एन होता है at which EMF is maximum. ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन, सो इन्वर्जन टेम्परेचर PI होता है at which current changes its direction. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि वो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर के बाद का हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो सेम सिनेरियो रिपीट होने लगेगा और उल्टा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक 0 डिग्री कर दो और एक को 500 डिग्री सेल्सियस कर दो और बहुत सारा ईएमएफ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सपोज इसका इन्वर्जन टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, सो 70 के बाद फिर से प्रोसेस रिपीट होगी, 70 to 140 वैसा ही रहेगी। तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, लॉजिकली अगर मैं बात करूँ इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखें यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो टी एन है वो इन दोनों के बिल्कुल मिडिल पे पड़ने वाला है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एज अ फार्मूला मानो या कैसे भी मान लो, न्यूट्रल टेम्परेचर अगर आपको चाहिए, सो आप कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर प्लस इन्वर्जन टेम्परेचर डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये जो ईएमएफ है ये क्या है, एक पैराबोलिक है, ये सबको दिख रहा है ना, ये एक फंक्शन क्या है, पैराबोलिक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पैराबोलिक फंक्शन है तो हम ईएमएफ का फंक्शन भी लिख सकते हैं। सो ईएमएफ का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो पैराबोला है वो होता है ए टी प्लस बी बाई 2 टी स्क्वायर। ये ईएमएफ होता है इस तरीके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ यस सर। ओके, हाँ सर। तो देखिए यार, दो चीज़ें हमें देखनी है। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि यार टी एन बीच वाला टेम्परेचर चाहिए, तुरंत फिगर याद किया करो। ऐसे ऐसे याद करोगे तो टफ पड़ेगा। अगर जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है और अच्छे से सुना है, वो ये फिगर तुरंत देखेंगे कि यार ये वाला कोल्ड होता है, ये न्यूट्रल होता है, और ये हमारा इन्वर्जन होता है। तो इन दोनों का हाफ वाला होता है ये न्यूट्रल टेम्परेचर। सो न्यूट्रल टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ का ये फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट होते हैं। सो वेयर ए एंड बी आर सीबेक कांस्टेंट।
constants and they are fixed for a particular combination. ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर सोचो ये जो ए और बी है ये डिफाइन करेंगे कि पैराबोला दिखेगा कैसा। आप समझ रहे हो ना, ये जो ए और बी है ये डिफाइन करेंगे कि पैराबोला दिखने कैसे वाला है। अच्छा, पैराबोला कहाँ पर कट करेगा ये सब अगर डिसाइड करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्जन टेम्परेचर और न्यूट्रल टेम्परेचर ये दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, ये दोनों भी ए और बी पर ही डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक थर्मोकपल के लिए, किसी एक थर्मोकपल लाइक मैं बात करूं आयरन कॉपर, इसके लिए ए भी फिक्स है बी भी फिक्स है, तो इसका मतलब इसका टीएन भी फिक्स होगा और टीआई भी फिक्स होगा। और वही हमने बताया था कि सपोज हमने 0 to लेट्स से 200 तक किया तो 200 लेट्स से हमारा मैक्सिमम न्यूट्रल टेम्परेचर है। तो अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो वो फिक्स होगा कि आयरन कॉपर के लिए किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा हमें। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको ईएमएफ दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज आपको टी आई और टी सी दिया है तो आप निकाल लेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर। अगर ईएमएफ दिया है तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, इफ EMF is given when EMF is given then तब हम TN के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, TN कैसे निकाल सकते हैं। सो हमें पता है TN क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच E is max। सो अगर मैं बात करूं सो नॉलेज क्या है, TN इज टेम्परेचर at which E is max। तो मतलब हमें निकाल लेना है। देखो E का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है AT प्लस B/2 T²। रिमेंबर मैक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, देन DE/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B/2 और T² का क्या हो जाएगा 2T। तो इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी A प्लस BT DE/dt। and for max E what we do, DE/dt should be 0। so इसका मतलब क्या होगा, A प्लस BT is 0। तो इसका मतलब किस टेम्परेचर पर मैक्स होने वाला है, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -B/A। so this is actually our inversion temperature। so if I say then A plus BT is 0, so which means T is equal to -B/A। clear, this is our inversion temperature। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना है कि -B/A होता है यार, इक्वेशन दी है आप तुरंत डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। सोचो मैंने इक्वेशन दी 6 + 2T², सॉरी 6T + 2T² ऐसा दिया, तो आपको क्या करना है, तुरंत DE/dt निकालना है, हो जाएगा 6 + 4T और T इसे इक्वल कर देना है 0 के। तो मतलब T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/6, सॉरी -6/4। तो समझ आया सबको यार कि किस तरीके से इन्वर्जन टेम्परेचर निकाल सकते हैं अगर हमें EMF गिवन है। सो दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट दिस इज अ इन्वर्जन टेम्परेचर, सॉरी न्यूट्रल टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा सीबेक इफेक्ट के बारे में पूरा स्टोरी था। अभी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। सीबेक इफेक्ट में मैं फिर से एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। सीबेक इफेक्ट में किसी को कुछ डाउट है थर्मोकपल में तो बताए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीबेक इफेक्ट, ये एक थर्मोकपल है और
सीबेक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन है तो वहां पर एक करंट स्टार्ट हो जाती है, थर्मो करंट. दैट थर्मो करंट हैज अ डायरेक्शन फ्रॉम टॉप मेटल टू बॉटम मेटल एट कोल्ड जंक्शन. तो ये हम टॉप से बॉटम मतलब आयरन टू कॉपर की तरफ होगी. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो चीज़ें याद होनी चाहिए. एक बार मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछो तुरंत. अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ये टेबल याद रखनी पड़ेगी या नहीं, बताओ. हाँ सर. ओके. बाय द वे, एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो अगर याद नहीं भी है तो चल जाएगा. सिर्फ मैं हाईलाइट करता हूँ कि इन्हें याद करना कंपलसरी है. एंटीमनी आयरन, ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं, जिंक, आपको बस ये सीक्वेंस में इतना याद रखना है. कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, बिस्मथ. ऊपर के 3 और नीचे के 4 इतने याद रख लो, काफ़ी है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर चाहो तो आप पूरे भी याद रख सकते हो. नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछ लिया जाता है, बट जनरली जो फेमस होते हैं आप गूगल करोगे तो सबसे फेमस है एसबी और बिस्मथ, आयरन और कोबाल्ट, या फिर आयरन या कॉपर, ठीक है, और जिंक और कॉपर. ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बहुत ही फिक्स हैं. उन्हीं में आपको बस पूछ लेता है कि डायरेक्शन वगैरह क्या होगी, वो आप देख सकते हो. तो याद करना कंपलसरी नहीं है, थोड़ा सा बस याद होना चाहिए कि आयरन और जिंक ये ऊपर होते हैं, कोबाल्ट निकल ये नीचे होते हैं, बस इतना काफ़ी है. चलिए, वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ समझ आया. बताओ, वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ में किसी को डाउट? नहीं. नहीं सर. नहीं सर. ओके. ओके, गुड. ठीक है, तो वेरिएशन में मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर है, वेरिएशन में कोई भी डाउट नहीं है. फिर ये 2 फॉर्मूले, न्यूट्रल टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है और इन्वर्जन टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है. ये सारी चीज़ें अभी याद हो जानी चाहिए. ओके. फिर अगर ईएमएफ गिवन है तो फिर कैसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, सॉरी न्यूट्रल टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं? सर या वो Tn माइनस a बाय b होगा ना. ओ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक. या माइनस ए बाई बी होगा. ठीक है, और ऐसा कुछ फॉर्मूला वाइज मत याद कर लेना, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने किया हुआ है, डिफरेंशिएट करके जीरो करके निकालना है. ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? अच्छा. अच्छा, अभी एक कॉमन सेंस वाइज बताना. लेट से अगर मैं, अभी आप एक लोग बताना, गेस करना. लेट से अगर मैंने आयरन और निकेल का कॉम्बिनेशन लिया और मुझे नहीं पता कि मैक्स ईएमएफ कितना है, ई मैक्स, बट मैंने जब आयरन और कॉपर का लिया, कॉपर और निकेल का लिया, लेट से ये मैक्सिमम ईएमएफ था 10 वोल्ट, ये ईएमएफ था 6 वोल्ट, तो क्या लगता है कि टोटल ईएमएफ क्या होना चाहिए? ठीक है, टेंशन मत लो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ. आप लोग को बेटर रहेगा कि अगर मैं कोई भी 2 ब्रांचेस ले रहा हूँ, लेट से मैंने आयरन और कॉपर का लिया हुआ है और लेट से ये ईएमएफ आया है 10 वोल्ट. ठीक है, फिर मैंने कॉपर और निकेल का कॉम्बिनेशन बनाया और लेट से ये है 4 वोल्ट. ठीक, तो इसका मतलब अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे विच इज आयरन टू निकेल
देन द आंसर विल बी 14 वोल्ट। समझ आया? इसमें किसी को डाउट रहेगा कि नहीं? एडिटिव रहता है, ठीक है, तो वैसा टेंशन नहीं लेना कि कैसे निकालेंगे, कोई बिना मतलब कि मैथ मत लगाने लग जाना वहां पर। काम की बात, सीधा एडिटिव रहता है। अगर 2 स्टेप का दिया हुआ है तो बीच में से कुछ निकाल सकते हैं। तो बताओ यार, सीबेक इफेक्ट सबको अच्छे से समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर सर वो ईएमएफ के बारे में जब हम बात करते तो वो मैक्स के बारे में बात करते हैं क्या? हाँ हाँ, ईएमएफ मैक्स के बारे में बात करते हैं, नहीं तो पूरा तो चेंज होता रहेगा ना। हाँ ठीक है, सो बेसिकली मैक्स ईएमएफ की बात हो रही है। हाँ सर। ओके गुड। सो नेक्स्ट लिख लेते हैं अपन, पेल्टियर्स इफेक्ट। सर एक डाउट था, हाँ पूछो। वो जो ग्राफ है ना वो एक पैराबोला है ना, तो एक फिर मिनट हम रुकना, एक मिनट रुके, मैं पेल्टियर्स इफेक्ट लिख लेता हूँ। सो पेल्टियर्स इफेक्ट, हाँ बताओ क्या इस ग्राफ में क्या डाउट है? हाँ सर वो ग्राफिक पैराबोला है ना, तो फिर हाँ, अगर हम ग्राफिक पैराबोला के अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हम वो ई मैक्स होती है उसको -d/4 ऐसा लिख सकते हैं सर। माइनस डी मतलब कैसे? वो उसका b² - 4, इसी से हम अगर पैराबोला का ग्राफ अरे निकालते हैं नहीं तब। भाई 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 भाई, क्या बात कर रहे हो? वो तब होता है जब पैराबोला ओरिजिन को टच करता है। नहीं सर ऐसा नहीं, हाँ हम अगर पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हम उसके कोऑर्डिनेट्स जहाँ वो क्या बोलते हैं उसको। सर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ हाँ वही। हाँ, वो मैं समझा, वो चीज समझा, बट वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना। आप निकालते कैसे हो? आपको ये वाला पैराबोला पता है यार, y² = 4ax, ठीक है, इस पे निकाल सकते हो यार, इस पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अगर आपने ऐसे लिख दिया दैट y - 2 to the power this 4a into like कुछ भी x-1, तो आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट क्या है मैक्सिमा के। समझ आया? लेकिन इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ करना है तो आप सीधा मैक्सिमा निकालो। मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, E इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर। तो बस आप देखो कि किस टेम्परेचर के लिए मैक्स है। क्लियर है? हाँ सर। ओके चले, तो बात कर लेते हैं हम फिर वापस, कहाँ थे हम? पेल्टियर्स इफेक्ट की बात कर रहे थे। ओके सो पेल्टियर्स इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए, तो पेल्टियर इफेक्ट में वही बात है, जैसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो अगर हम बात करें कि वैसा ही हमने से सिमिलर कॉम्बिनेशन ले लिया हुआ है, तो पेल्टियर इफेक्ट एक्चुअली में एक इनवर्स सिनेरियो को समझाता है। पेल्टियर इफेक्ट में क्या समझाता है कि जैसे हमने बताया कि अभी यहाँ पर करंट डेवलप हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने एक को हॉट रखा और एक को कोल्ड रखा, तो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है? मतलब पेल्टियर ने क्या किया, पेल्टियर ने कुछ इन्वर्स करने का ट्राई किया। मतलब लेट्स से अगर मान लेते हैं कि ये अपना आयरन है और लेट्स से अपना कॉपर है, सॉरी लेट्स से कॉपर है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो पेल्टियर के अकॉर्डिंग, पेल्टियर ने बताया कि अगर हम इस एक थर्मोकपल में हम करंट फ्लो कराएं, मतलब इस थर्मोकपल पे लेट्स से हम करंट फ्लो करा रहे हैं इस तरीके से, ये करंट हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब इस करंट के वजह से वहां पर हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ये बताया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये जो सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंड तो कोल्ड है और ये वाला एंड हॉट हो जाने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो
इस वाले एंड को हॉट फील होने लगेगा और इस एंड को कोल्ड फील होने लगेगा। क्लियर? मतलब जो सिनेरियो हमें पहले सीबेक में हमने देखा उसका उल्टा सिनेरियो ले लिया। सीबेक में ये वाला हॉट था और ये कोल्ड था, ठीक है? तो हमने उल्टा सिनेरियो मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, मतलब देखो कोल्ड एंड से कॉपर टू आयरन की तरफ जा रही है, जबकि आनी कैसे चाहिए थी? आयरन टू कॉपर की तरफ। तो हमने कॉपर टू आयरन की तरफ अगर करंट फ्लो कराई तो एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि इन दोनों एंड्स में ये जो कोल्ड एंड है ये एटमॉस्फेयर की हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, हीट एब्जॉर्ब। और ये जो हॉट एंड है इससे हीट निकलने लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपको कोल्ड और हॉट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, खुद ऑटोमेटिक इस सर्किट से हीट निकल के इस एंड को हॉट कर देगा और इस एंड को कोल्ड कर देगा, ठीक है? सो हॉट एंड से क्या होगी? हीट बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पेल्टियर्स इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, सो पेल्टियर इफेक्ट सिंपली ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर हम किसी थर्मोकपल पे करंट फ्लो कराएं तो वहां पर क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। इस इफेक्ट को ही पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं। ओके हाँ सर। ओके, तो मैं पेल्टियर इफेक्ट लिख देता हूँ। व्हेन current is passed through junction of two metals then heat is absorbed or evolved, okay, at junctions, not in this metal, okay, at junction. So this effect is called Peltier effect. अच्छा, सो पेल्टियर इफेक्ट के बारे में अभी हमें क्लियर है कि उसने बेसिकली किसके बारे में बताया? जंक्शन के बारे में बताया कि यार जंक्शन पर होगा। अच्छा, थॉट ये है कि अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे, तब क्या होगा? तब भी सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ एंड क्या हो जाएंगे? स्विच हो जाएंगे, जहां पर एब्जॉर्ब हो रही है वहां पर इवॉल्व होने लगेगी। तो इसका मतलब when current is reversed, the heat, when the current is reversed, then also this effect will take place. ओके, सो इसका मतलब ये है कि पेल्टियर इफेक्ट एक रिवर्सिबल प्रोसेस बोली जाती है कि अगर आप क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस तो होगा ही, सिर्फ कोल्ड और हॉट एंड स्विच हो जाने वाले हैं बस। तो इसलिए ये प्रोसेस दोनों पे रहेगा, ठीक है? फिर बात आती है कि अगर हम बात करें तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वो जो ईएमएफ है, पेल्टियर्स कोएफिशिएंट, वो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ सकते हैं कि वो जो पेल्टियर्स ईएमएफ आता है वो आता है कि कितनी हीट निकली अपॉन कितना चार्ज कंज्यूम हुआ। तो बेसिकली इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं ये Q जो है वो है चार्ज। सो हीट रिलीज्ड और इवॉल्व और कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में। चार्ज का मतलब है I इंटू टी,
कितना करंट कितनी देर तक के लिए फ्लो कराया वो बताएगा कि कितनी हीट निकलने वाली है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली हो जाता है पेल्टियर्स कोएफिशिएंट। तो इसे हम बोल सकते हैं तो ये बेसिकली पेल्टियर्स कोएफिशिएंट और ईएमएफ बोल सकते हैं, पेल्टियर्स ईएमएफ और पेल्टियर्स कोएफिशिएंट बोल सकते हैं इसे, दिस ई को। ओके तो मुझे लगता है पेल्टियर इफेक्ट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे काम करता है, जंक्शंस पे काम करता है। ठीक है, तो आपको याद भी होगा मैंने पहले फिगर में बताया भी था जंक्शन पे काम करता है। अच्छा, फिर इस मेटल से भी कुछ हीट निकलने वाली है, अभी इस मेटल से भी हीट निकलेगी। वो इफेक्ट जो बताया वो बताया आपके थॉमसन ने। सो बेसिकली यहाँ पर कोल्ड और हॉट जंक्शन पे हीट निकल रही है और एब्जॉर्ब हो रही है। सेम चीज मेटल के साथ भी होता है और वो इफेक्ट हो जाता है हमारा थॉमसन इफेक्ट। तो मुझे लगता है एक साथ ही सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। थॉमसन इफेक्ट में भी कुछ भी डाउट नहीं होगा किसी को। तो आज के लिए मुझे लगता है टाइम तो हो गया है, बट थोड़ा सा यहाँ पर हम थॉमसन इफेक्ट देख लेते हैं। बाद में जूल्स इफेक्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं सिर्फ थॉमसन इफेक्ट को डायरेक्टली थोड़ा सा पॉइंट में लिख देते हैं। थॉमसन इफेक्ट क्या कि जो मेटल है उसके बीच में जब वो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है T1 और T2, तो उससे जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, थॉमसन इफेक्ट। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ थॉमसन इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सपोज इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इस एंड का टेम्परेचर है T2, ठीक है, एंड T1 इज लेट्स से ग्रेटर देन T2, कुछ भी है, ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी है, टेम्परेचर सेम नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर थॉमसन इफेक्ट लिख देते हैं कि व्हेन अ मेटल is having non-uniform temperature, ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर अगर है उसका एंड सम करंट इज पास्ड, okay, so if some current is passed then some heat will be absorbed or evolved। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको बताया गया कि यहाँ से जो हीट निकलने वाली है, ये जो मेटल में से है, ये जो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज हो रही है, ये कौन सा इफेक्ट है, ये पेल्टियर इफेक्ट है। अभी सेम सिनेरियो में अगर यहाँ से जो हीट निकलेगी इस मेटल से, बिकॉज ऑफ ये एंड और ये एंड का टेम्परेचर अलग है, तो इस मेटल से जो हीट निकलने वाली है, ये हीट क्या हो जाती है, ये आपकी थॉमसन इफेक्ट हो जाता है। तो ये जो हीट निकल रही है ये क्या हो जाता है, आपका थॉमसन इफेक्ट हो जाता है। तो मैं जस्ट डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि ये जो हीट निकलती है ये हो जाता है थॉमसन इफेक्ट। अच्छा, एक चीज यार आप लोग बताओ, एक आप लोग सभी बताएंगे, आपको ये पता है ना कि अगर हमने एक वायर पे करंट फ्लो कराई, एक वायर में हमने करंट फ्लो कराई अगर, तो इससे एक हीट निकलती है, अभी जिसको आपने बताया था I²RT, ये कौन सी हीट है, जूल्स। क्या ये हीट भी सेम है या ये कोई अलग हीट है, बताओ। जूल्स हीट और थॉमसन हीट दोनों सेम चीजें हैं या अलग चीजें हैं, बताएं, कोई स्टूडेंट आंसर करे। रेजिस्टेंस नहीं है थॉमसन। अरे रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, ये मेटल है तो रेजिस्टेंस तो होगा, सारे मेटल्स का रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, आइडियल हाँ मेटल तो सर। है। रेजिस्टेंस इज देयर, कंसीडर रेजिस्टेंस इज देयर,
जूल वाले में और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बताओ क्या? जूल में हम टेम्परेचर डिफरेंस। यस, टेम्परेचर डिफरेंस। जूल में हम टेम्परेचर की बात ही नहीं करते हैं। इसका मतलब जब हम जूल डिस्कस कर रहे थे, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरी वायर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हर जगह पर टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये जो थॉमसन ने हीट बताई, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जूल्स हीट। ओके, सो ये चीज थोड़ा सा आपको एज अ स्टार मार्क थॉमसन में याद रखना है कि ये जो थॉमसन की हीट है, इट इज above the Joule's heat. Okay, so you can consider this heat is over the Joule's heat, or like over and above the Joule's heat. ओके, क्यों? क्योंकि जूल हीट में हम टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जूल हीट से बहुत ही डिफरेंट है, उससे एक्सेस वाली हीट है, बिकॉज इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कनेक्ट किया हुआ है। तो ये पूरा पार्ट था हमारा जो एकदम नया था आपके लिए। बट नेक्स्ट चैप्टर से जब हम जूल हीट पढ़ेंगे, ठीक है, जूल हीट, तो वहां पे हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस कि जूल्स और पेल्टियर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। बट मेन चीज है इन दोनों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है? थॉमसन इफेक्ट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, जबकि जूल हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस नहीं चाहिए। बट ये बताओ, पेल्टियर इफेक्ट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए क्या? पेल्टियर इफेक्ट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए क्या? नहीं। नहीं चाहिए। जस्ट दो डिफरेंट मेटल ही काफी है। याद है ना, बताया था मेटल में ही डेंसिटी डिफरेंट है। सो इसका मतलब ये है कि पेल्टियर इफेक्ट थोड़ा थोड़ा जूल इफेक्ट की तरह हो सकता है, क्लियर? लेकिन थॉमसन वाला एकदम अलग है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पेल्टियर इफेक्ट और जूल इफेक्ट में क्या क्या रिलेशन है और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यार ये बताओ, आज का समझ में आ गया यार सबको? ये जो तीनों सेबेक इफेक्ट, थॉमसन और पेल्टियर इफेक्ट डिस्कस किया? हाँ ओके, कोई बात है। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल डीसी पांडे में मिल जाएंगे, और जेई में कम पूछा जाता है। सो जेई वाले स्टूडेंट्स को थोड़े एग्जाम्पल कम दिखेंगे, बट नीट वालों को मिल जाएंगे। नीट का जो सेक्शन वाइज होता है ना, 20 क्वेश्चंस नीट का, वो वहां पर आपको इसके क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है? तो आप एक बार इसके क्वेश्चन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट की। जो टेस्ट है ये नेक्स्ट संडे जो टेस्ट है, उसमें पूरा करंट आ रहा है, ठीक है? करंट मतलब बेसिकली 75% मैंने पढ़ा दिया हुआ है। ये जो हीटिंग इफेक्ट है उस पे भी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 25%। तो ये जो तुम कल का लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में ये काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है? ओके ओके यार, तो आपको करंट जो है पूरा कंप्लीट करके रखना है टेस्ट के लिए। जो भी शीट डिस्कस किया है डीसी पांडे में से प्रैक्टिस करना है और पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन। या बाय सर। बाय बाय पेल्टियर बाय बाय।